आज का वीडियो होगा हमारा ताम्र पाषाण युग के तत्पश्चात दक्षिण भारत में लौह युग। तो दक्षिण भारत में लोहे का युग जो था, आयरन एज जिसे कहा जाता है, उसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाला था। और आज मैं आपके ताम्र पाषाण युग के महत्ता को बताने के बाद मैं आपके दक्षिण भारत में लौह युग का प्रारंभ के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा हूं। इसे आप स्मरण करेंगे और इसे आत्मसात करेंगे। और यह है आईएएस के सिलेबस में है, इसलिए जो है इसको बताना लाजमी है, ज़रूरी है। और मैं अपना बहुमूल्य समय आज फिर जो है, आज छुट्टी का दिन है जो है गुड फ्राइडे, उस गुड फ्राइडे में सब लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं। मैं आपके कल्याण के लिए आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। हमारे लिए आप तक ये मेरे एनर्जी का कुछ भाग आपके पास पहुँच जा, यही मेरे लिए गुड फ्राइडे है। आइए चलते हैं। मैं जो कल बता दिया था आपको कि दक्षिण भारत में लोहे का युग जो था, जो है लगभग 1100 ईसा पूर्व के माना जाता है। इसके विषय में बता दिया था। रेडियो कार्बन जो रेडियो कार्बन के विश्लेषण के बाद से पता ही चला था कि जो है C14 जो है व्यवस्था के तहत, सिस्टम के तहत जो है उत्खनन हुआ था, उसे पता चला था। तो 1100 BC पूर्व ये पता चला था। अब आइए उत्तरी दक्कन में नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी दक्कन। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र उत्तरी दक्कन में ही आता है। महाराष्ट्र में कई ताम्र पाषाण कई ताम्र पाषाण जुगीन बस्तियां जैसे नाम है हल्लूर जगह का नाम है, बस्ती थी हल्लूर में। पय्यमपल्ली आदि में ऐसी स्थिति थी। दक्षिण भारत में जब घुसते हैं और लौह युग में प्रवेश करते हैं, 1100 BC की कहानी पर जब जाते हैं और C14 कार्बन के विश्लेषण के बाद 1100 BC में लौह युग का जो झलक जब मिलती है, तो उत्तरी दक्कन में महाराष्ट्र दक्कन का क्षेत्र आता है। तो ये उत्तरी दक्कन का एरिया कहा जाता है। मतलब दक्षिण से लेकर के और जो है ये विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में दक्कन ही कहा जाता है। तो इसमें महाराष्ट्र आएगा। तो उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में कई ताम्र पाषाण जुगीन बस्तियां मिली है, जैसे हल्लूर और पय्यमपल्ली आदि में ऐसी स्थिति थी। कैसी स्थिति थी? उत्तरी दक्कन में कई ताम्र पाषाण जुगीन बस्तियां, ताम्र पाषाण युग की जो बस्ती आपको मैं पहले पढ़ा दिया था, हल्लूर और पय्यमपल्ली आदि में ऐसी स्थिति थी कि ये लौह युग की झलक मिली थी। अब आइए दक्षिण भारत में ये भी जानिए कि दक्षिण भारत में ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यही है, अब आपका विकास हो रहा है, मानव का भौतिक विकास अब हो रहा है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और आईएएस में इसीलिए इसको रखा गया है कि आप पढ़िएगा तो अब जानिएगा। तो दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण, दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम मतलब पुराना, सबसे पुराना प्राचीनतम चरण
स्टेप, अंग्रेजी में इसको चरण, स्टेप बाय स्टेप कहा जाता था। प्रथम चरण, प्राचीनतम चरण पिकलिहल, 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 पिकलिहल एक जगह है, याद रखिएगा। पिकलिहल और हल्लूर की खुदाई, और हल्लूर की खुदाई, और हल्लूर की खुदाई, पिकलिहल और हल्लूर की खुदाई, यह संभवतः ब्रह्मगिरी के सौ एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के सौ, ब्रह्मगिरी के सौ दफनाने वो गड्ढों के आधार पर, वो गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है, निश्चित किया गया है। अब समझ में आ गया? तो उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में कई ताम्रपाषाण युग की जो बस्ती थी, जैसे हल्लूर था, पय्यमपल्ली था, आज में ऐसी स्थिति थी। कौन की स्थिति थी? लोहे के युग की स्थिति थी। और दक्षिण भारत में लौह युग का जो सबसे पुराना स्टेप है, चरण है, और पिकलिहल और हल्लूर की खुदाई जब हुई, पिकली और हल्लूर एक जगह उसकी खुदाई हुई, तो संभवतः जो है ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया। कोई एविडेंस है? जब पिकलिहल हल्लूर की खुदाई की गई तो संभवतः ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने, जो 100 दफनाए जाते थे, उसके गड्ढों के आधार पर यह निश्चित किया गया कि यहाँ लौह युग का आरंभ हो चुका था। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। अब ये आपको जानना जरूरी इसलिए है कि आज का विकास, इतिहास ये पढ़ने से मतलब ये आज का विकास जो आप देख रहे हैं वो लौह युग के जो है उद्भव के कारण ही है। तो हम अब पिकलिहल और हल्लूर की खुदाई और इन हल्लूर और पिकलिहल की खुदाई और 100 दफनाने के गड्ढों के आधार पर हम यहाँ लौह युग के प्रमाण को साबित करते हैं। इन सावधानों के इन सावधानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले एवं लाल, इन सावधानों के गड्ढों में जो 100 दफनाया जाता था तो उसके गड्ढे थे, तो उस गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले और लाल मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काले और लाल मृदभांड तथा फीके रंग के भूरे एवं लाल मृदभांडों के लाल मृदभांडों के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं।
अवशेष मिले हैं। तो इन सब शवधानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड तथा फीके रंग के भूरे और लाल मृदभांड, काले और लाल और फीके रंग के भूरे और लाल मृदभांडों के अवशेष मिले हैं। किस युग में? इस लौह युग में। तो ये इसके साक्ष्य एविडेंस है कि गड्ढों को जब खुदाई हुई, गड्ढा पाया गया कि गड्ढे के जो मृदभांड और फीके रंग के भूरे लाल मृदभांड और काले और लाल रंग के मृदभांड, तो ये लोहे के प्रमाण को बताते हैं। अब आइए आगे हम बताते हैं, इस युग में महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ, महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ, महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 BC, लगभग 1000 BC, लगभग 1000 BC माना जा सकता है। माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल, महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं। उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र से मिलते हैं। अब महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 BC माना जा सकता है और लौह युग का प्रारंभ लगभग 1100 BC माना जा सकता है और महापाषाणिक संस्कृति का शुरुआत जो है 1000 BC माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में था ही था, उत्तर भारत में विदर्भ जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी मिलते हैं। लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है। महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है, महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से ही है, हम ये लिख के आपको इसलिए बताते हैं कि इससे आपके दिमाग में और खाका बनेगा और समझने में आसानी होगा।
तो महापाषाणी संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 BC माना जा सकता है। महापाषाणी का सिर्फ दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत के जो विदर्भ हैं वहां भी मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणी संस्कृति का नाम आता है तो समानतः उसका मतलब यही समझना चाहिए स्टूडेंट को कि महापाषाणी संस्कृति दक्षिण भारत में ही, दक्षिण भारत ही है। जब महापाषाणी संस्कृति आ तो दक्षिण भारत को दिमाग में लाना चाहिए। ये हो गया। अब आइए आपको बताएं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि जो है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण और लौह युग, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते आ रहा हूं। आदिम युग पढ़ाया। आदिम युग में मतलब लोग नंगे, आदिम युग में लोग नंगे कौन चलाए? वह आदमी के रूप में थे ही नहीं। वह पेड़ों पर, वृक्षों पर ये नर बानर भालू रीछ रहते थे। उसके बाद से पूर्व पाषाण का युग आता है। उसी पाषाण में वह नंगे घूमते थे, दो पैर पर खड़ा होके। मध्य पाषाण युग आते आते, नव पाषाण युग आते आते वही बंदर, वही रीछ, वही भालू के औलाद जो क्रॉस करके पैदा हुए, वह एक आदमी की शक्ल में होकर 4 पांव के जगह पर 2 पांव पर चलने लगे और अपने खाद्य संग्राहक और शिकार के युग के साथ साथ कृषि और उत्पादक का काम करने लगे। और वहीं से जो है ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई। उसके बाद और ताम्र पाषाण युग खत्म होता है तो दक्षिण भारत में लौह युग का शुरुआत हुआ। और इसी तरह से दुनिया, ये भारत में, भारत का इतिहास है, ये भारत के विषय में बता रहा हूं। तो भारत में इस तरह से जो है लोगों का विकास, मानव का विकास क्रमबद्ध तरीके से होने लगा। तो हम बता रहे थे महापाषाण। महा माने होता है ह्यूज, बड़ा, ब्रॉड, और पाषाण माने पत्थर। तो आइए महापाषाण शब्द जो है, महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ MEGALITH मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा मेगालिथ शब्द का अंग्रेजी भाषा में मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर रूप है। मेगालिथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेगालिथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेगा, व लिथ, मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द है, मेगा शब्द यूनानी भाषा के
मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। लिथोस से निकला है। तो महापाषाण शब्द जब आइएगा तो दक्षिण भारत में लौह युग के ही समय की कहानी है। और महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा में मेगालिथ शब्द का हिंदी बदलाव है, हिंदी रूप है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक शब्द मेगा है, दूसरा लिथ से मिलकर बना है। तो मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द और लिथ शब्द यूनानी भाषा, मेगा शब्द यूनानी भाषा का मेगास और लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस। क्लियर? तो मेगा यूनानी भाषा का शब्द है और लिथ यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। तो इसलिए मेगालिथ का तात्पर्य, मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर यानी पत्थर, बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों, स्मारक से है। तो क्लियर हो गया। दक्षिण भारत में लौह युग जब प्रवेश करता है तो इसलिए मेगालिथ का तात्पर्य हमने बता दिया। मेगा यूनानी है, लिथेस जो है, मेगा जो है, ये मेगा शब्द जो आपका है यूनानी ये भाषा दो सब मेगालिथ जो है का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों से है। तो मेगा और लिथ, तो मेगा का और लिथ को जब मिलाए हैं तो मेगालिथ बना है। उसी का मेगालिथ का मतलब है बड़े बड़े प्रस्तर खंड से बनी कब्र स्मारक से है। तो उस समय दक्षिण भारत में जब मेगा शब्द आता है तो उसमें ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को सजा करके और उसको कब्र बनाई जाती थी। तो इसीलिए इस युग को मेगालिथ युग कहते हैं, एज कहते हैं। तो आप समझ गए कि मेगालिथ युग का मतलब हुआ बड़े बड़े पत्थरों का युग। ये लौह युग के ही पीढ़ी में इसका मतलब उद्भव हुआ। ठीक है। तो आप लौह युग के समय में मेगालिथ शब्द को लेकर चलिएगा। कभी भी पूछे तो इसका समानता लौह युग में इसकी समानता को जरूर अपने कंसेप्ट में लेकर चलिएगा कि महापाषाण युग लौह युग के ही समय का समकालीन था। अब कैसे पता चला इस युग का, तो इसके विषय में थोड़ा जानिए। कर्नल मीडोज एक व्यक्ति इतिहासकार थे। कर्नल मीडोज एक इतिहासकार थे। कर्नल मीडोज टेलर, याद रखिएगा, कर्नल मीडोज टेलर 1851 ईस्वी में, हम बीसी पढ़ाते थे लेकिन ये 1851 ईस्वी में
और 1862 ईस्वी में ये कर्नल मेडोज टेलर 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में, कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में, गुलबर्गा जिले में, गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाणी, दोआब क्षेत्र की महापाषाणिक कब्र एवं स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। अब आ जाइए, तो कैसे आप जानिएगा कि महापाषाण, तो कर्नल मेडोज टेलर नाम का एक इतिहासकार थे। वो 1851 ईस्वी में और 1862 ईस्वी में दो मतलब वर्षों के पीरियड काल में कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा बड़ा पूछता है, तो गुलबर्गा जिला है, तो अगर पूछ दे गुलबर्गा कहाँ है तो कर्नाटक में है, जीके भी बन गया छोटा सा। और कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाणिक कब्र एवं स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किए, यही विवरण प्रकाशित किए हैं। दोआब माने होता है दो तरह के, दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो वो गुलबर्गा राज्य, कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाणिक कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। किसने? कर्नल मेडोज टेलर 1851 और 1862 में। उसी से पता चला कि मेगालिथ क्या है। क्लियर? अब आइए आगे चलते हैं। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 में 1899 ईस्वी 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच या मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर ताम्रपर्णी तिरुनेलवेली जिला है तमिलनाडु में। कौन जिला? तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर
नदी के तट पर, नदी के तट पर स्थित आदिचनलूर तथा 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। तो आइए, एक पुरातत्वविद हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर री। ये 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच में या मध्य में तमिलनाडु के तिरुन्नलवेली, तमिलनाडु के कौन सा तिरुन्नलवेली जिला है, ताम्रपाणी नदी है। अगर पूछ दो ताम्रपाणी नदी कहाँ है, अब तमिलनाडु में जीके भी तैयार हो गया। तो ताम्रपाणी नदी के तट पर स्थित आदिचनलूर तथा 1904 से 1908 ईस्वी के मध्य ताम्रपाणी नदी के चनलूर और ताम्रपाणी नदी के तट पर 1904 से 1908 ईस्वी के मध्य पेरम्बूर एक स्थान है। वो पेरुम्बर जो है वह ताम्रपाणी नदी के तट पर है। ये दोनों जगहों पर महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। किसने कराया? अलेक्जेंडर री ने 1899 से 1905 के बीच तमिलनाडु के तिरुन्नलवेली में जिले में और ताम्रपाणी नदी के तट पर जो कराया वो चनलूर तथा 1904 से 1908 ईस्वी मध्य पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। तो अगर कोई पूछे कैसे पता चला, तो इतिहासकार जो है अलेक्जेंडर री ने इसका उत्खनन खोदाई का काम करवाया। तो 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में ये जगह थी तिरुन्नलवेली और ताम्रपाणी नदी के तट पर स्थित ये चनलूर, इस बीच में कराया। और 1904 से 1908 ईस्वी के बाद पेरुम्बर जो है वो ताम्रपाणी नदी के तट पर है, वो उसका भी जो है खुदाई कराया। तो पता चला कि ये बड़े बड़े पत्थरों से कब्र और स्मारक बनाए गए हैं। तो इससे पता चला। आइए आगे चलते हैं। पुरातत्वविद मार्टिन व्हीलर ने पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर जो संदेह सभ्यता में भी खुदाई कराए हैं। पुरातत्वविद आगे पढ़ाएंगे। पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर जो है 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग, एक तो गुलबर्गा जिला पड़े हैं
अब कर्नाटक राज्य में एक चित्रदुर्ग भी है। कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग, एक तो गुलबर्गा पड़े हैं, तो अब एक ही क्या हो गया, चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में, तो इंपॉर्टेंट जगह है चित्रदुर्ग। जिले, एक तो गुलबर्गा जिला है, एक तो गुलबर्गा है कर्नाटक का, और चित्रदुर्ग जिला है में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। ब्रह्मगिरी एक स्थल है, पहाड़ी है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन छोड़ करके आकर के अपनी जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी के पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। यही ब्रह्मगिरी है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी, एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो ब्रह्मगिरी का उत्खनन करा, उत्खनन कराया। किसने कराया? मार्टिमर व्हीलर ने। कब कराया? 1947 ईस्वी में। कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिला में स्थित है ब्रह्मगिरी। अगर पूछ दे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सत्ता बहुत बढ़िया से चलाया, और राज सत्ता से त्याग देने के बाद आप बतावें जो है किस स्थान पर जाके जैन धर्म का अनुयायी बन करके वहां भक्ति करने लगे, तो लिख दे जो है चित्रदुर्ग, लिख दे ब्रह्मगिरी, लिख दे कोल्हापुर, लिख दे महाराष्ट्र, तो आप फेरा में पड़ जाइएगा। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़े रहिएगा, तो उतने बड़े महान राजा को, चंद्रगुप्त को जानकारी हासिल करने के लिए ब्रह्मगिरी को याद रखिएगा। इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या करना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपको पढ़ाई के क्रम में बहुत कुछ मिल जाता है, बढ़िया से पढ़िएगा। तो वही पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी का उत्खनन कराया। और जब उत्खनन कराया तो वहां बहुत कब्रें मिली, जो बड़े बड़े पत्थरों से सजा करके लाशों को, या स्मारक मिले जो बड़े बड़े पत्थरों को सजा के बनाए गए थे। अब आइए आगे चलते हैं। महापाषाण जुगीन संस्कृतियां, महापाषाण जुगीन संस्कृतियां। तो महापाषाण युग की संस्कृतियां क्या थी? महापाषाण से तात्पर्य, महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र में, जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। पत्थरों के बीच दफनाया जाता
था। तो महापाषाण का मतलब ये हो गया, महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है या उस संस्कृति से है जब आदमी मरता था तो मरने के बाद जहां गांव था उस गांव से कुछ दूर पर ले आकर के कब्रिस्तान होता था, पत्थरों को घेर के बना होता था। उसी जो है कब्रिस्तानों के बीच में, पत्थरों के बीच में लाश को दफनाया जाता था। तो यह महापाषाण की संस्कृति की विशेषता हुई। अब आइए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी, दफन करने की इस तरह की जानकारी, इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में अनेक स्थानों, अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र, नागपुर के पास, नागपुर के पास, नागपुर के पास, कर्नाटक, कर्नाटक, मास्की, मास्की, याद करिएगा, मास्की बहुत फेमस है। अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं मास्की से, तो पढ़ते समय याद आ गया आपको इस जगह का याद। कर्नाटक में मास्की एक जगह है, वो मास्की से अशोक राजा के लघु शिलालेख मिले हैं। मास्की आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोडा, नागार्जुनी, नागार्जुनी कोडा, नागार्जुनी कोडा। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आदि चनल्लूर, आदि चनल्लूर, आदि चनल्लूर, आदि चनल्लूर एक जगह है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और केरल में, प्रॉपर केरल में पाई गई है। अगर पूछ दे कि दक्षिण भारत में दफन करने के, जो दफन करने के 100 के दफन आने के, दक्षिण भारत में 100 दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों, महाराष्ट्र नागपुर के पास है, महाराष्ट्र में नागपुर के पास है महाराष्ट्र, कर्नाटक मास्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोडा, तमिलनाडु में आदि चनल्लूर और केरल में पाई गई हैं। तो अगर इस पर लिख दे कि आप बताएं कि मास्की जो है महापाषाणिक युग में क्यों प्रसिद्ध है, तो अब आप जो फंस जाइएगा। पूछ दे कि आदि चनल्लूर महापाषाणिक युग में क्यों प्रसिद्ध है, तो फंस जाइएगा। नागार्जुनी कोंडा महापाषाण युग में क्यों प्रसिद्ध है, तो फंस जाइएगा। तो इसलिए इसको स्पष्ट कर लेना सबसे बेहतर है। यह इसलिए प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच में शवों को दफनाया जाता था, और इसीलिए बड़े बड़े पत्थरों के बीच में शव को दफनाने के कारण नागार्जुनी कोडा महापाषाण युगीन के उत्खनन कराने के बाद पता चला, और ये महापाषाण युग को जानकारी देने का साक्ष्य है। बस यही लिखना है, 5 लाइन 10 लाइन का आपका जीएस हो जाएगा।
और जब पढ़िएगा महापाषाण युग तो मैं जितना पढ़ाते आया हूं सबको सिस्टमैटिक ढंग से सजा दीजिएगा तो आपको महापाषाण युग की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ जाएगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब दक्षिण भारत के लौह युग में जब घुसते हैं तो महापाषाणिक चीज भी मिल जाता है और उनकी कब्रें मिल जाती है और उनके भौतिक संस्कृतियां कैसी थी। दक्षिण भारत लौह युग भौतिक संस्कृति, कितना मिनट हो गया? भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति। अब कल का वीडियो मेरा होगा दक्षिण भारत में लौह युग का काल मैंने आपको बता दिया। दक्षिण भारत में हमने आपको महापाषाण किसे कहते हैं उसको बता दिया और महापाषाण युग की जो है संस्कृतियां क्या थी उसको बता दिया। अब आपको हम बताएंगे कि लौह युग में भौतिक संस्कृति क्या थी। अब कल इस पर हम आपको प्रकाश डालेंगे। अब जितना हम आज एनर्जी खर्च किए हैं उस एनर्जी को आप प्राप्त कर लें और इस मुकाम पर पहुंचने की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।